हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। वैसे इस बार का जो आपका सिलेबस है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही शुरू है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आप पहले भी जानते होंगे, लाइट जैसे रेयरर से डेंसर में इंटर किया तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। ये सब क्यों होता है? तो ये जानेंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसका स्पीड चेंज कर जाता है। और एक फॉर्मेट्स प्रिंसिपल है जो अब आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये जाने, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करता है, वो उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें टाइम कम लगता है, और उसके हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सब प्रूव्ड हो जाता है। तो खैर वो बात तो हम लोग करेंगे। हेडिंग दिए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले आइए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ लें। हालांकि हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लें। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का अगर देखना हो, म्यू से या स्टैंडर्ड सिंबल जो है ईटा भी है, इससे डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए वाटर है, आपसे कोई पूछे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो डिफिनीशन ये है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आप देख लें, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जिस मीडियम का आप बात कर रहे हैं उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी देख लें। यही हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, लाइट का जो वेलोसिटी है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, उतना वो किसी मीडियम में नहीं हो सकता। भले हम लोग एयर में मान के चलते हैं कि लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम के इक्वल होता है, तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हम लोग 1 मान के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। लेकिन बाकी कोई भी मीडियम होगा तो लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में जो लाइट का वेलोसिटी होगा उससे कम होगा। इसीलिए म्यू का वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लिखते हैं, म्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 1 फॉर एयर। एयर के केस में इसको हम लोग 1 मान करके चलते हैं, ठीक है। इसीलिए लिख दिए म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक बात और जाने, जैसे लिखा हुआ रहे ना 1 म्यू 2, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या इसका मतलब होता है म्यू 2 बाई म्यू 1, ठीक ना। ऐसा लिखा रहे तो इसका यही मतलब होता है 1 म्यू 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि म्यू 2 बाई म्यू 1, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो लॉ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद कीजिए, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? और केवल अगर सिंपल कोई कहे रिफ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो या तो नॉर्मल की ओर बेंड करता है या उससे दूर चला जाता है, ठीक ना। तो वो तो डिपेंड करेगा ना, कौन मीडियम रेयरर है कौन डेंसर है, उस पर डिपेंड करेगा। तो पहले आप ऐसा करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफिनीशन है इसको आप लिख लें। तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर देते हैं। बोलेंगे क्या? व्हेन लाइट
enters from one medium to another medium, it deflects towards or away from the normal. It is known as refraction of light. Refraction of light. ठीक ना? अब देखें, मान लीजिए ऊपर का मीडियम जो है वो रेयरर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे डेंसर मीडियम। लाइट जो है इंसिडेंट हुआ, मान लो ऊपर एयर है नीचे ग्लास, लाइट इंसिडेंट हुआ आई एंगल पे। लाइट जा तो रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन डेंसर मीडियम में जब इंटर किया तो नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। देखो आर का वैल्यू आई से कम है क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, ठीक ना। तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक ना। आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए एक टर्म है स्नेल्स लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ क्या? तो स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चाहे जिस एंगल पे भी इंसिडेंट हो, जिस एंगल पे भी रिफ्रैक्ट हो, एक टर्म हमेशा कांस्टेंट होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, समझ लो 1μ2 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक ना। देखिए याद रखना, साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर μ2 बाई μ1, ठीक ना। ये भी स्टेटमेंट डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant. It is equal to the refractive index of second medium divided by the refractive index of first medium, ठीक ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। आप ये भी लिख सकते हैं।
तो देखिए हम लोग जो है रिफ्रैक्शन में अभी क्या सीखे, मेन यही सीखे कि लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, उल्टा कहो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। स्नेल्स लॉ में क्या पढ़े कि साइन आई बाई साइन आर वो एक फिक्स वैल्यू होता है जो कितने के इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए हम लोग अपरेंट डेप्थ को सीखते हैं। थोड़ा समझिएगा, एक कंटेनर में एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, इसके बॉटम पर एक ऑब्जेक्ट है और आप जो है ना इसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक। देखो ऑब्जेक्ट से एक लाइट जो चला वो तो डायरेक्ट चला गया, उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ क्योंकि वो सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ। अब देखो दूसरा लाइट जो है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ मीडियम चेंज कर गया। थोड़ा समझना बात को, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो लाइट ऐसे दूर चला गया। और इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो उसका इमेज इधर कहीं बनेगा, है ना। देखिए लाइट यहाँ जाके इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल से दूर चला गया, इसी को ना हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज करो ये एयर है, ये वाटर है, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ले लिए। तो सोचो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन लाइट जो यहाँ से बाहर निकला उसको अगर पीछे एक्सटेंड करा रहे तो यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहा है। यानी ऊपर से देखने पर ये जो है लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ ना होके यहाँ पर है। तो ये जो डेप्थ हुआ ना इसी को अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। ये पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी। तो ये जो ए आई है ना, इस ए आई को ही हम लोग अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। देखो ये जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए के इतना नजदीक है जिससे कि माइंड में ये सोचो कि ये दोनों लाइट इसके आंख में इंटर कर रहा, ठीक ना। पॉइंट बी पॉइंट ए के इतना नजदीक है कि समझो कि ये दोनों लाइट इसके आंख में इंटर कर रहा, यानी कि ये तभी ना संभव हो सकता है जो हम पॉइंट बी लिए हैं वो वेरी क्लोज टू ए हो। आई जितना ही नज़दीक होगा आई का वैल्यू उतना ही कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही कम। खैर मुझे निकालना है ए आई का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज़ देखो, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा और ये अगर आई है तो ये भी आई होगा। अगर हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज में लाएं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम कौन है, फर्स्ट मीडियम कौन है। तो देखो लाइट इससे इसमें जा रहा था, ये ना सेकेंड मीडियम हुआ, ये हो गया फर्स्ट मीडियम। तो बोलेंगे डिफिनीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या देखो सुविधा के लिए आसानी क्या होता है लिखने में, म्यू है और ये आई है, तो ऐसे लिखो म्यू साइन आई, म्यू साइन आई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और r है, तो लिख दो 1 साइन r। बात एक ही ना है, देखो तो म्यू साइन आई 1 साइन r, तो ये लिखना सुविधा है। आगे से हम लोग यही स्टेप फॉलो करेंगे, म्यू साइन आई 1 साइन r इक्वल होगा। ठीक, देखो बोलेंगे क्या कि ये जो पॉइंट B है पॉइंट A के बहुत क्लोज, ठीक ना, इसको ठीक ऊपर से देखा जा रहा है, तो ऊपर से तभी ना देखा जा सकता है जब ये B बहुत नज़दीक हो A के। बोलेंगे क्या, पॉइंट B इज वेरी क्लोज टू A, हेंस I एंड R आर वेरी स्मॉल। ठीक ना, I और R दोनों बहुत ही छोटा, तब उस केस में साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई या टेन आई भी बोलते हैं। जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो जाता है लगभग, तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इक्वल टू टेन आई। और सोचो तो टेन आई को क्या लिखोगे, तो टेन आई यहाँ से लिखे तो ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ लिखेंगे। अच्छा खैर उसको अगले स्टेप में करेंगे। और इसी तरह से बोलेंगे साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आर, यानी कि इक्वेशन में क्या लिखें, तो इक्वेशन में लिखेंगे म्यू टेन आई 1 टेन आर। तो टेन आई, बोलो टेन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, और टेन आर क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए आई, ए बी कैंसिल हो गया, म्यू बाई ए ओ, तो ए ओ तो हो गया एच, ए ओ मतलब डेप्थ हो गया ना एच, ए बी तो कैंसिल 1 बाई ए आई। देखो ए आई कितना होगा, ए आई हो गया एच बाई म्यू, यानी कि ऑब्जर्वर अगर एयर में है और ऑब्जेक्ट कोई डेंसर मीडियम में है, अगर इस प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है ना, आप ठीक ऊपर से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट एच डेप्थ पर होगा, तो दिखाई कितने पर पड़ता है, एच बाई म्यू। देखो सही मायने में ये जो अपरेंट डेप्थ है ना, ए आई जिसको बोले, अपरेंट डेप्थ का सही मायने में जो फॉर्मूला है वो ये है, एच डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखो 1 म्यू 2, मतलब कि एच डिवाइडेड बाई लिखो म्यू 2 बाई म्यू 1, यानी कि बोल सकते हैं म्यू 1 इंटू एच बाई म्यू 2। थोड़ा देखना यहाँ पे जो है, अब जो बात सिखाने जा रहे हैं थोड़ा देखना, ये जो है अलग से बात सिखाए। अक्सर हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज में लाते हैं, इसलिए यूज में लाते हैं क्योंकि अक्सर हम लोग एयर से देखते हैं और ऑब्जेक्ट कोई डेंसर मीडियम में होता है, तो इसलिए यही फॉर्मूला हम लोग ज़्यादातर यूज में लाते हैं। लेकिन ये जनरल फार्मूला नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि देखो एयर है तब ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, एयर नहीं होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ और लेना पड़ता। जैसे इसी केस में हम लोग इसको म्यू डब्ल्यू लिखें, इसको म्यू ए लिखें, तो फॉर्मूला कुछ अलग आएगा कि नहीं, ठीक ना। देखो जैसे इसी बात को अगर बोलें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर म्यू डब्ल्यू, ठीक ना, म्यू डब्ल्यू साइन आई, या जिसको बाद में हम लोग लिख दिए टेन आई, तो म्यू डब्ल्यू ए बी बाई ए ओ, समझो यहीं से आगे बढ़ते हैं, म्यू डब्ल्यू और इधर 1 था तो ये म्यू ए था ना,
तो म्यू डब्लू ए बी बाई ए ओ, और 1 हो गया म्यू ए बी बाई ए आई। ए बी कैंसिल हो गया, म्यू डब्लू ए ओ तो एच है, देखो तो म्यू ए बी गायब है, ए आई यहां से निकालो तो ए आई क्या आ गया, तो ए आई आ गया म्यू ए इंटू एच डिवाइडेड बाई म्यू डब्लू, ये ना आ गया। यानी सही मायने में अपरेंट डेप्थ का ये फॉर्मूला, म्यू डब्लू ऐसे याद रखो, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखना, और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसको ऊपर लिखना। तो उसी बात को यहाँ लिख दिए हैं, h डिवाइडेड बाई 1 म्यू टू, चाहे म्यू टू बाई म्यू वन, इसी को म्यू वन इंटू एच बाई म्यू टू। म्यू वन क्या हो गया, तो बोलेंगे क्या कि यहाँ पे म्यू वन हो गया। एक काम करो, बेहतर है कि हम लोग फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम बोलते हैं ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम हो गया वाटर और सेकंड मीडियम हो गया एयर। तो उस केस में यहाँ पे ऐसे लिख दो डायरेक्ट, तो ज़्यादा बेहतर है। 1 म्यू टू से कन्फ्यूजन भी होता है, सीधे ऐसे लिखो कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एच डिवाइडेड बाई फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट मीडियम मतलब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट, और सेकेंड मीडियम मतलब जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे अगर बात करो तो म्यू टू यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक ना, म्यू टू हो गया किसके लिए, एयर के लिए, यानी कि बोलेंगे म्यू वन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, और म्यू टू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड। तब जो है ना ये जनरल फॉर्मूला हो गया। एच बाई म्यू अक्सर हम लोग यूज में लाएंगे, बार बार एच बाई म्यू ही यूज में लाएंगे, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला है ना, जब मान लो कोई कहे कि वाटर में ऑब्जर्वर है और ग्लास में ऑब्जेक्ट, तब बतलाओ अपरेंट डेप्थ क्या होगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, तब तो हमारा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे मुझे यही फॉर्मूला पे आना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हो ना म्यू ए एच बाई म्यू डब्लू। म्यू ए क्या है, तो जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, म्यू डब्लू क्या है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, एच क्या है, तो जितना डेप्थ पर ऑब्जेक्ट है ना। तो बिल्कुल ये सिंपल है। अब अगर पूछा जाए कि शिफ्टिंग कितना हुआ, तो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट यहाँ था और दिखाई यहाँ पर रहा, तो इतना से शिफ्ट कर गया ना, तो ये जो ओ आई है ना, इसको हम लोग शिफ्टिंग बोलते हैं। तो सोचो पूरा एच है और अगर ये एच बाई म्यू है, तो शिफ्टिंग कितने का हुआ, एच माइनस एच बाई म्यू नहीं। तो चलिए पहले आप यहाँ तक लिख लें। तो आइए अब हम लोग शिफ्टिंग को निकालते हैं। शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, तो ये ओ आई यहां से यहां तक शिफ्ट करेगा, ओ पर था आई पर दिख रहा। ओ आई कैसे निकालें, तो ए ओ से ए आई को माइनस करते हैं। देखें तो ए ओ तो एच है और ए आई का वैल्यू अगर सिंपल फॉर्मूला के टर्म में लिखें तो एच बाई म्यू है, तो एच बाई म्यू है, यानी शिफ्टिंग हो गया एच कॉमन 1 माइनस 1 बाई म्यू। देखो जी इससे हम लोग क्या सीखे कि अगर हमारे आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मीडियम आ जाए, कोई स्लैब आ जाए, तो वो जो ऑब्जेक्ट है
जहां है उससे कितना शिफ्ट कर जाएगा, तो h1 माइनस 1/μ। ठीक ना, जैसे आप यहाँ हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये h, तो h1 माइनस 1/μ इतना जो है ना वो शिफ्टिंग हो जाएगा। तो इसको भी फॉर्मूला को याद रखना। हाँ, इसी को अगर आप जनरल फॉर्मूला में बदलना चाह रहे हैं तो याद रखें, जनरल फॉर्मूला में शिफ्टिंग जो होगा, देखें ए वो तो ठीक है h, लेकिन ए आई जो है, अभी आप एयर और वाटर के टर्म में लिखें μA/h/μw, ये हो गया। नहीं, मतलब कि 1 माइनस लिखना तो चाहिए यही μA/μw। ये अलग बात है कि μA 1 होता है तो इसको 1/μ लिख देते हैं, μw को μ लिख देते हैं, लेकिन ये हो गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ठो स्लैब, मान लो ये ग्लास का बना हुआ है, या कोई और मीडियम मटेरियल का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। ये पोर्शन एयर है, ये भी एयर है, ये एयर है। ये दिया हुआ है h1, h2, h3 और इसका थिकनेस t1, t2 दिया। आपसे कहा गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जर्वर को कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इसका जो इमेज देखेगा वो कहाँ दिखाई पड़ेगा। तो जैसे अभी आप सीखे कि बीच में जब आप स्लैब को रख लेते हैं तो ये शिफ्ट कर जाता है ऊपर, है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड वो ये है कि ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ देखो, सही मायने में कितना डेप्थ पर है, तो h1 प्लस t1 प्लस h2 प्लस t2 प्लस h3, यानी h1 प्लस t1 प्लस h2 प्लस t2 प्लस h3, ये रियल डेप्थ। अब ये देखो कि शिफ्टिंग कितना हो। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट भी एयर में हो और ऑब्जर्वर भी एयर में हो तब भी क्या कोई शिफ्टिंग होता है, तो नहीं। तो शिफ्टिंग कितना हुआ अगर ये निकालना हो तो इस स्लैब के लिए बोलेंगे t1 1 माइनस 1/μ1, t2 1 माइनस 1/μ2, यह शिफ्टिंग निकल गया। यानी ऑब्जेक्ट इतना डेप्थ पर है और इतना से वो शिफ्ट कर गया ऊपर। तब बतलाओ इस आंख से कितना दूरी पर इमेज बनेगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई। तो करना यही है कि रियल डेप्थ से शिफ्टिंग को माइनस कर दो। तो देखो रियल डेप्थ से जब शिफ्टिंग को माइनस करेंगे, जैसे h1 प्लस t1 प्लस h2 प्लस t2 प्लस h3, अब माइनस करना है t1 1 माइनस 1/μ1, t2 1 माइनस 1/μ2, है ना। तो देख लो यहाँ पे ब्रेक करेंगे, एक t1 तो कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस t1/μ1 प्लस आएगा क्या, h1 प्लस h2 प्लस h3 t1/μ1 प्लस t2/μ2। आंसर तो यही आएगा, सॉल्व करके देख लो। देखिए सेकेंड मेथड बहुत ही आसान है। सेकेंड मेथड कहता है कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। वो ये कहता है कि आंख से ऑब्जर्वर तक चलो और अगर अपरेंट डेप्थ निकालना है,
ठीक ना, आंख से ऑब्जर्वर तक चलो तो देखो कितने बार मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ एयर, फिर ग्लास एयर, ग्लास एयर, है ना, मीडियम बदल रहा है। तो देखो ऐसे लिखना, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पढ़ा है ना, h बाई म्यू, तो देखो ऐसे करना, h1 बाई 1 क्यों, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, h1 बाई 1। चलो फिर बोलेंगे, उसके बाद मिला T1, तो लिखो T1 बाई म्यू 1, फिर एयर तो h2 बाई 1, फिर मिला T2 तो T2 बाई म्यू 2, अब फिर मिला H3 बाई 1। देख लो तो वही आंसर आया कि नहीं, H1 प्लस H2 प्लस H3 और T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2। तो जब भी अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हो ना, तो बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आई से यानी ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक चलो, जितना बार मीडियम बदलते जाए h बाई म्यू करते जाओ, वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको लिख लें। आइए अब इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि ढेर सारा स्लैब है एक दूसरे पे रखा हुआ है, इसका थिकनेस T1, T2, T3, इसी तरह से ये Tn, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इधर कहीं दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिस्टम which allow the image to be formed at the same place। यानी कि इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये सारे मीडियम को हटा करके अगर एक सिंगल मीडियम हम लें, ठीक ना, सारे मीडियम को हटा करके एक सिंगल मीडियम अगर लिया जाए और ये सिंगल मीडियम वहीं पर इमेज बनाए जहां कि ये सब मिल करके बना रहे, यानी इनडायरेक्टली कहना ये चाह रहा है कि इस केस में जो अपरेंट डेप्थ हो, इस केस में भी वही अपरेंट डेप्थ हो, ठीक ना। मतलब हम ढेर सारा मीडियम ना लेकर के एक सिंगल मीडियम लिए और उतना ही डेप्थ पर ऑब्जेक्ट को रखे और इमेज जो है ना उतना उसी पोजीशन पर बना जिस पोजीशन पर इस केस में बना, तो ठीक। तो देखो अगर हम लोग अपरेंट डेप्थ लिखें, देखो अपरेंट डेप्थ अगर लिखेंगे तो इसके हेल्प से लिखें, तो अभी ना आप सीखे हैं T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 प्लस T3 बाई म्यू 3 अप टू Tn बाई म्यू। देखो यही हो गया अपरेंट डेप्थ। किसके लिए, इसके लिए। और इसके लिए अगर अपरेंट डेप्थ लिखें तो टोटल डेप्थ कितना, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक ना। h बाई म्यू बोलते हैं ना, तो h के जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाई म्यू। मुझे निकालना है म्यू का वैल्यू, यही म्यू जो है ना वो इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक ना। म्यू जो है वो हो गया इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखें, अब यहां से म्यू निकालना है तो बोल सकते हैं ना T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाई T1 बाई म्यू 1, T2 बाई म्यू 2, T3 बाई म्यू 3, Tn बाई म्यू। या इसी को हम लोग इस फॉर्म में समेशन Ti, आई हो गया 1 से n तक, समेशन Ti बाई म्यू आई हो गया 1 से n तक, बस बन तो गया।
यही हो गया इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक ना, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको तो समझ गए। एक चीज आपके माइंड में ये आ सकता है कि आप इसका थिकनेस क्या लिए, तो नहीं, इक्विवेलेंट जब भी पूछा जाए ना तो इसमें ये समझना है कि स्लैब का जो ये पूरे को मिला के थिकनेस है, थिकनेस वही है, बस इसमें अलग अलग मीडियम था। इसमें हम लोग क्या किए कि सारे मीडियम के बजाय एक सिंगल मीडियम ले लिए और उस सिंगल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अजूम किया गया इसके लिए कि ये इमेज वहीं बनाएगा जितना जहाँ पे सब मिल करके बनाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक ना, ऐसा हम मीडियम लिए। और एक चीज हम लोग जो है वैसे तो आंसर इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो चलिए, इसको तो आप समझ गए होंगे। तो अब जो है स्नेल्स लॉ पर बेस्ड जो आगे का कंसेप्ट है, पहले मैं उसको सिखाता हूं। पहले ऐसा करें ना, इसको एक बार लिख लिया। आइए हम लोग अब एक और दूसरा शिफ्टिंग का बात करें जिसका नाम देते हैं लैटरल शिफ्टिंग। ये लैटरल शिफ्टिंग क्या है, इसको थोड़ा समझें। देखिए, एक स्लैब है जिसका थिकनेस है T। ठीक ना, लाइट जो है इस स्लैब पर इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। ठीक ना, लाइट जो है इस स्लैब पर इंसिडेंट हुआ। लाइट जा तो रहा था इस डायरेक्शन में, अगर ये स्लैब नहीं मिलता तो लाइट इधर चला जाता। ठीक ना, ये मीडियम को एयर समझे, लेकिन इस स्लैब के कारण लाइट जो है नॉर्मल की ओर बेंड कर गया और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो लाइट जा रहा था ऐसे और यहां आने के बाद फिर एयर में आ गया और इसके पैरेलल चला गया। तो सोचो, लाइट का जो पाथ था वो ये था। ठीक ना, ये वाला था लाइट का पाथ। अब पाथ जो है गया पैरेलल ही, फिर से एयर में आ गया तो ये गया तो पैरेलल ही, लेकिन इसका पाथ शिफ्ट कर गया। तो जितना से ये पाथ शिफ्ट किया, अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी, इसको डी, तो ये जो सी डी है ना, इस सी डी को ही हम लोग बोलेंगे लैटरल शिफ्टिंग। ठीक ना, यही हो गया लैटरल शिफ्टिंग। पाथ उसका शिफ्ट कर गया, डायरेक्शन वही रहा, पैरेलल ही रहा, लेकिन शिफ्ट कर गया। तो ठीक है, सी डी का वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो एक बात सोचो, ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल तो आई है ना, यहाँ से ये आर है तो ये एंगल देखोगे तो आई माइनस आर हो जाए, क्योंकि पूरा आई है। तो सोचो, तो इस ट्रायंगल में अगर साइन आई माइनस आर हम लोग लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी सी डी डिवाइडेड बाई ए सी, तो सी डी कितना हो गया, ए सी साइन आई माइनस आर। अब ए सी का वैल्यू क्या होगा? तो देखो, अगर कॉस आर लिखें तब बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी।
तो कॉस आर, ए बी कितना, तो टी डी ए सी, यानी ए सी हो गया टी बाई कॉस आर। तो सी डी क्या होगा, यानी लैटरल शिफ्टिंग क्या होगा, ध्यान से देखें, लैटरल शिफ्टिंग यानी सी डी मुझे निकालना है। तो सोचो तो ए सी कितना, टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। बस सी डी का वैल्यू टी बाई कॉस आर साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही आ गया लैटरल शिफ्टिंग। समझ गए? तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीखे। आप चाहिए देखिए, आप तो इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं आंसर को, या ऐसे याद रखेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आई आर ये सब अगर मुझे मालूम हो जाए तो हम आसानी से लैटरल शिफ्टिंग के वैल्यू को बता देंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। या देखिए इसी को थोड़ा और सिंपल कर लीजिए। टी जैसे कॉस आर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बच गया, साइन आई, और कॉस आर से यहाँ तो माइनस कॉस आई, साइन आर बाई कॉस आर टेन आर। तो ये भी याद रखेंगे ना, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, याद करने में भी सुविधा होगा। ठीक ना? तो इसको लिख लें। आइए देखिए, हम लोग एक और जो है इम्पॉर्टेंट बात को सीखते हैं जो लैटरल शिफ्टिंग में यूज भी किए थे। जैसे यहाँ एयर, एक स्लैब आया, फिर दूसरा स्लैब आया, मतलब अलग अलग मीडियम, अब फिर से एयर आ गया। तो एक बात जाने, लाइट जितना एंगल पर यहाँ इंसिडेंट हुआ है ना, जब फिर से मीडियम एयर आएगा उतना ही एंगल पर ये बाहर निकलेगा। अगर इस एंगल को हम I1 बोले, ये R1 हो गया एंगल ऑफ, और ये सोचो R1 तो ये भी R1 हो जाएगा, है ना? देखो लाइट एयर से आया, मान लो एक स्लैब पर आया, थोड़ा बेंड कर गया, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वही ना यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। फिर जो है लाइट जो है यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट किया, और ये एंगल R2 है, यानी R1 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, R2 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब वही लाइट जो है फिर यहाँ पर आया, देखो यहाँ इंसिडेंट हुआ, तो ये जो R2 है यही यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहाँ से ये बाहर निकला। मान लो 1 मिनट के लिए इसको हम I3 बोल दे रहे। हमको प्रूफ करना है कि I1 और I3 इक्वल होगा, तभी ये पैरेलल जा सकता है। नॉर्मल से जितना एंगल बना करके आया उतना ही एंगल बना के चला गया, यानी एक तरह से समझो क्वेश्चन हो गया, प्रूव दैट I1 इज इक्वल टू I3, या इसी को कहेगा प्रूव करो कि ये इमर्जेंट रे जो है, जो फाइनली बाहर निकलेगा, वो रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। तो ठीक, आइए स्नेल्स लॉ हम लोग यूज में लाते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कब यूज में लाते हैं, जब रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट एयर से इस ग्लास में आया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो बोलेंगे 1 साइन I1, और इसके लिए μ1 साइन R1। देख लो आगे स्नेल्स लॉ लिख लिए। अब इन दोनों के लिए लिखेंगे तो μ1 साइन R1 μ2 साइन R2। अब देखो इन दोनों के लिए लिखेंगे तो μ2 साइन R2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, μ2 साइन R2 इक्वल हो गया 1 साइन I3, है ना? थोड़ा सोचो,
जो भी I3 मन करे I2 ही लिख लो, क्या फर्क पड़ना है, चलो I2 ही लिख दे रहे। थोड़ा तीनों को मिलाओ तो 1 sin I1 μ1 sin R1 के इक्वल है, और यही टर्म इसके इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। फिर देखो ना, यही टर्म μ2 sin R2 1 sin I2 के इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये तीनों इक्वल हो गया ना जी। यानी 1 sin I1 और 1 sin I2 इक्वल हो गया। नहीं देख रहे हो ना, μ1 sin R1, यहाँ भी μ1 sin R1 इसके इक्वल, तो जाहिर है ये दोनों इक्वल। फिर μ2 sin R2 इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। यानी फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लोग बोल सकते हैं 1 sin I1 इज इक्वल टू 1 sin I2, यानी I1 इज इक्वल टू I2, है ना। प्रूव्ड हो गया, I1 इज इक्वल टू I2, यानी इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल ही बाहर निकलेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट करें। अब हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है उसको देखते हैं। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? वो ये कहता है कि लाइट को अगर रिवर्स कर दिया जाए, उसके डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए, तो लाइट जिस पाथ को फॉलो करके आया है उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। जैसे देखो इस फिगर में लाइट ऐसे आया, फिर जो है इधर बेंड कर गया, फिर ऐसे आया, ऐसे चला। अगर यहाँ पे हम लोग एक मिरर को रखते और मिरर पर अगर ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया, तब तो जान रहे हैं ठीक उसी डायरेक्शन में लौटेगा। तो आप क्या देखेंगे कि टकरा के लौटा और फिर से उसी पाथ को फॉलो करके वापस चला। यानी जिस पाथ को फॉलो करके आया था, एक जगह आप डायरेक्शन को केवल रिवर्स कर देंगे तो फिर से उसी पाथ को फॉलो कर लेगा। देखो इससे हम लोग एक बात ये भी सीखे कि अगर आई एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुआ और आर पे रिफ्रैक्ट हुआ, तो अगर उल्टा इसको भेज दें, यानी आर पे इंसिडेंट होगा तो आई पर रिफ्रैक्ट होगा। यानी लाइट इधर से आएगा तो ऐसे जाएगा और इधर से आएगा तो ऐसे जाएगा। यानी कि अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे is reversed, then it retraces the path। ये अपने पाथ को क्या करता है? रिट्रेस करता है, उसी पाथ पे ये लौट जाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। चलिए इसको भी जो है नोट कर लिया। तो फिलहाल आप इसमें जो है इतना ही सीखें। आगे इसमें पढ़ना है कि क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखना है, यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड और भी कंसेप्ट सीखेंगे। फिर इसी में रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, वो सब आपको पढ़ना है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो मेन फार्मूला है कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा या लेंस से रिफ्रैक्शन हो तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्या फार्मूला है और उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, वो सारे प्रूफ वगैरह सब बतलाएंगे जो आपके 12th एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो आप बनाते हैं वो जो है वो तो बनाते चलना है आपको, क्योंकि स्नेल्स लॉ जो है उस पर बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन स्टार्ट का है। जो रिफ्रैक्शन के लिए मिरर वाला आपको कंसेप्ट सिखा चुके हैं, आप लोग क्या करेंगे कि एसी वर्मा का बुक अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसमें जो है आप कम से कम 1 से लेकर के 15 तक का जो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम मिरर पर बेस्ड है, कुछ रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है, उसमें आपको एक 11 नंबर प्रॉब्लम है जिसके लिए थोड़ा अलग कंसेप्ट की ज़रूरत है। बाकी सारे क्वेश्चन को ट्राई आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।